हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आज अपन बायोमॉलिक्यूल का पार्ट 13 देखने जा रहे हैं, जिसमें अपन आरएनए के बारे में देखेंगे और इरविन चारगाफ के रूल्स अपन स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आरएनए के बारे में दे रखा है। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये भी नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्लियर? लिख रखा है आरएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड is a polymer of nucleotides which is made up of a ribose sugar, okay, a phosphate and a bases such as adenine, guanine, cytosine and uracil. okay, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो आरएनए का जो पॉलीमर है या फिर मॉलिक्यूल है, वो भी न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटेशन से बनता है, यानी उनके पॉलीमराइजेशन से बनता है। और उसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है वो है राइबोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, लेकिन आरएनए में राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस पेयर देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में पॉलीमराइज होकर के आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंड आपने देखा होगा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता था उसमें दो स्ट्रैंड होते थे, और दोनों स्ट्रैंड क्या होते थे? एंटी पैरेलल होते थे। लेकिन आरएनए जो होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। ओके, बाकी सेम टू सेम वैसा ही रहता है जैसा कि डीएनए में रहता है। बस डीएनए में दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 5' और 3' एंड होते थे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 3' to 5' एंड मान लो एक बार ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3' to 5' का एक ही स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। क्लियर? सेकंड जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिख रखा है देर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो आरएनए है वो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में नहीं होता है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। तो इसलिए जो आरएनए रहता है उसको अपन नॉन जेनेटिक आरएनए बोलते हैं, और इसके 3 टाइप्स रहते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट है एम आरएनए, जिसको अपन बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, या फिर जिसको अपन बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए। दूसरा है आर आरएनए, जिसको अपन बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसको हिंदी में भी राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और थर्ड है टी आरएनए, जिसको अपन ट्रांसफर्स आरएनए बोलते हैं, यानी स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। इसके अलावा इसको एस आरएनए और टी आरएनए भी कहते हैं, और हिंदी में इसको विलयशील यानी सॉल्यूबल आरएनए और अडेप्टिव आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यानी टी आरएनए को अपन ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए यानी विलयशील आरएनए, और अडेप्टिव आरएनए के नाम से जानते हैं। तो ये होता है टाइप्स। अब इन टाइप्स को अपन वन बाय वन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है मैसेंजर आरएनए, जिसको अपन शॉर्ट बोलते हैं एम आरएनए। क्लियर? और हिंदी में बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए। यहाँ लिखा हुआ है इट इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस and carries the information for the synthesis of protein. It was discovered by Jacob and Monod in 1961. ओके, तो मैसेंजर आरएनए को सबसे पहले डिस्कवर किया था जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 के अंदर। और इसका फंक्शन लिख रखा है कि एम आरएनए जो है वो डीएनए की हेल्प से न्यूक्लियस में बनता है, और एम डीएनए की इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है, और न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में बाहर आता है,
और बाहर आने के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक आपने फिनोमेना सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, जो कि क्रिक ने दी थी। ओके, तो क्रिक के अनुसार क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो आरएनए में मतलब डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है या आरएनए को कोड करता है। और जो डीएनए जो आरएनए बनाता है, जनरली जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्लियर? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। देन उसके बाद में एमआरएनए आगे चल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोटीन का कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, कार्य की कोई कार्य होता है। तो इस प्रोसेस को, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं हिंदी में अनुलेखन और ट्रांसलेशन को बोलते हैं अनुवादन। कभी कभी क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, प्रति अनुलेखन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो ये जो थ्योरी है इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ये किसने दी थी? क्रिक साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, अब ये कैसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेल के अंदर, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। ओके, सेल के न्यूक्लियस में आपको पता है क्या प्रेजेंट रहता है? डीएनए प्रेजेंट रहता है। और अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है वो एमआरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, और ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल करके कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद में प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है। तो ये आपकी क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। और ये क्या है? अपना एमआरएनए। और ये अपना क्या है? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अनुलेखन। यानी ये वाली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, और ये जो है एमआरएनए से प्रोटीन बनने की, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है ना, ट्रांसलेशन, अनुवादन। और ये जो प्रोटीन होती है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी ये सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो ये इस तरीके से एमआरएनए जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन बना करके वर्क को कैसे कंट्रोल करते हैं, सेल की फंक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट लिख रखा है एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। तो हमने बता दिया ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये जो आपको देखने को, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूक्लियस में डीएनए की हेल्प से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में आकर के प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो ये एमआरएनए के फंक्शन है। डिटेल में आप जब प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ोगे तब आपको ये इसका एक्चुअल फंक्शन इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अपन समझते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आरआरएनए भी बोलते हैं। लिखा हुआ है इट इज द लार्जेस्ट आरएनए एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए। तो ये लार्जेस्ट आरएनए है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा ये टोटल जितने भी सेल्यूलर जो आरएनए रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही होता है, 80% तक ये मिलता है। लिख रखा है फाउंड इन द राइबोसोम्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। तो ये जो आरएनए है
वो राइबोसोमल जिसको आरएनए बोलते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम्स पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर? मैंने यहाँ पे राइबोसोम्स के बारे में बता दिया है, हालांकि राइबोसोम सेल्स के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल राइबोसोम्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। जनरली राइबोसोम्स की दो यूनिट होती है, एक होती है स्मॉल यूनिट, यानी ये देखो ये स्मॉल यूनिट होगी, और ये क्या होती है, लार्ज यूनिट होती है। क्लियर? इस तरीके से यूकैरियोट में भी ये स्मॉल यूनिट हो गई और ये लार्ज यूनिट होगी, तो दो यूनिट से ये मिलकर के बनता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं या बैक्टीरियल जो राइबोसोम्स होते हैं उसको 70S टाइप का राइबोसोम्स बोला जाता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को अपन 80S टाइप का राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है? अब इसमें अपन देखें तो ये जो बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो दो यूनिट्स यानी स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो लार्ज यूनिट जो होती है उसको अपन बोलते हैं 50S टाइप। ऐसी लार्ज यूनिट कैसी होती है, 50S टाइप होती है। जबकि यहाँ पे अपन देखें तो लार्ज यूनिट कैसी होती है, 60S टाइप। 60S टाइप। एस यहाँ पे स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, एस यहाँ पे स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। ओके, और जो स्मॉल यूनिट है वो 30S यूनिट से मिलके बनती है। तो ये किससे बनती है, 30S यूनिट से मिलके बनती है, जबकि ये 40S यूनिट से मिलकर के बनती है। ये 30S से और ये 40S से, तो यहाँ पे ये 40S से मिलकर के बनती है। तो जो अपन बात करें बैक्टीरियल या प्रोकैरियोट में, वहाँ पे दो यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट 30S से मिलके बनती है और लार्ज यूनिट 50S से मिलके बनती है, जबकि यूकैरियोट में स्मॉल यूनिट 40S से और लार्ज यूनिट 60S से मिलकर के बनती है। क्लियर? अब ये जो 50S और 30S और 60S और 40S है वो rRNA से मिलकर के बनते हैं, तो उसमें rRNA प्रेजेंट होता है। तो लार्ज यूनिट के अंदर अपन बात करें 50S में तो 23S RNA और 5S RNA प्रेजेंट रहता है, जबकि स्मॉल सब यूनिट के अंदर 16S rRNA प्रेजेंट रहता है। तो ऊपर 23S rRNA, 5S rRNA और स्मॉल यूनिट के अंदर 16S rRNA प्रेजेंट होता है। तो पता चल गया कि यहाँ पे rRNA देखने को मिलता है। इस तरीके से अपन यूकैरियोटिक लार्ज यूनिट को देखते हैं, तो वहाँ पे 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA देखने को मिलता है। इस तरीके से स्मॉल सब यूनिट की बात करें 40S में तो 18S rRNA देखने को मिलता है। तो इस तरीके से राइबोसोम के साथ rRNA यानी राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसफर RNA, जिसको अपन अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जिसको अपन ट्रांसफर RNA बोले या स्थानांतरण RNA, सॉल्युबल RNA यानी विलयशील RNA और अडेप्टिव RNA के नाम से भी जानते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिख रखी है इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ RNA। ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ RNA होता है, सबसे छोटा RNA होता है, और लगभग 10 to 15% बनता है टोटल सेलुलर RNA का। क्लियर? लिख रखा है दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और जनरली इनका जो वर्क होता है वो होता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। अमाइनो एसिड में बॉन्ड बनने के साथ में एक अमाइनो एसिड की चेन बनेगी जिसको अपन पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी बोलेंगे, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो अमाइनो एसिड को लेके आते हैं। ठीक है, और उनके बीच में फिर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं उसकी हेल्प से
पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो इनका काम क्या है, अमाइनो एसिड को लेके आना प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। तो टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं अपनी बॉडी में जिनसे प्रोटीन बनती है, 20 टाइप के होते हैं, है ना, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड है, तो उनको लाने वाला जो टीआरएनए है वो भी तो 20 टाइप्स के होंगे, क्योंकि हर एक पे एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है और टोटल डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में 20 अमाइनो एसिड है। तो उन अमाइनो एसिड के बेसिस पे, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड क्या है, एक टीआरएनए पे प्रेजेंट है, तो अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के हैं, तो टीआरएनए पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड भी 20 टाइप्स के ही होंगे। तो उसके बेसिस पे जो टीआरएनए होते हैं वो 20 टाइप्स के हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक टीआरएनए मैंने बनाया, ओके, ये एक टीआरएनए हो गया, और इसके यहाँ पे मान लो वेलिन के लिए अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, वेलिन अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। तो ये एक क्या हो गया, डिफरेंट टाइप का टीआरएनए हो गया। यहाँ पे यदि कोई और अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ था, मिथ्योनिन जुड़ा होता, तो ये मिथ्योनिन का टीआरएनए हो जाता है। इस तरीके से फेनिल एलानिन का होता, तो फेनिल एलानिन के लिए ये टीआरएनए हो जाता। तो अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, तो उस हिसाब से जो टीआरएनए होते हैं वो भी 20 टाइप्स के होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है, देयर फंक्शन इज टू कलेक्ट अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये अमाइनो एसिड को लेके आते हैं, और फिर उनके बाद में इन अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और इन अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड बनने से प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आई? तो ये होता है ट्रांसफर आरएनए। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। ये इसका 3 डैश एंड है, और 3 डैश एंड पे यही सीक्वेंस देखने को मिलता है हमेशा, ए सी सी। इसके जस्ट उल्टा साइड में जो है वो 5 डैश है, क्योंकि ये जो होता है आरएनए जो होता है वो सिंगल होता है। जैसे ये एक सिंगल चेन है, आरएनए की एक सिंगल चेन होती है इस तरीके से। अब उस चेन के अंदर लूप बन जाते हैं। लूप कैसे, देखो, ये एक सिंगल चेन ऐसे आई, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर एक लूप बन गया, फिर ऐसे आई, फिर नीचे चली गई, फिर एक लूप बन गया, फिर ऊपर चली गई, फिर ऐसे आई, फिर एक लूप बन गया, फिर ऐसे आई, और फिर ऐसे आ गई। क्लियर? तो था तो क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 3 डैश से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और फिर वो सिंगल चेन ऐसे ऐसे घूम 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 करके यहाँ पे खत्म हो गई, यानी ये इसका क्या हो गया, 5 डैश हो गया। तो ये मान लो ये 3 डैश था और ये इसका 5 डैश था, लेकिन इसने एक शेप ले ली। अब क्या होता है, इन शेप के बीच में क्या होता है तो सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन वैसे ही जैसे डीएनए का होता है, तो इनके बीच में यदि आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाते हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, जैसे डीएनए में बनता है तो सिंगल स्ट्रक्चर ही, लेकिन सिंगल स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होने की वजह से ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि आमने सामने क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाते हैं, और वैसे ही इनमें बॉन्डिंग हो जाती है जैसे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में होती है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ से ये इस तरीके से ये लाइन चलती है, फिर लूप बनता है, फिर इस तरीके से तो ये आर्म्स और लूप्स बनते हैं, और देन ये 5 डैश पे आके खत्म हो जाता है। 5 डैश पे क्या रहता है, जी रहता है। अब इस 3 डैश पे क्या आकर के जुड़ता है, अमाइनो एसिड आकर के जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अमाइनो, और उन अमाइनो एसिड के बेसिस पे ही जो टीआरएनए है उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये हो गया। देन उसके बाद में इस आर्म को अपन क्या बोलते हैं, टी साई सी आर्म। क्या बोलते हैं, टी साई सी आर्म। और इस लूप को अपन क्या बोलते हैं, ये जो लूप आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं टी साई सी लूप। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम को ये रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक वेरिएबल लूप प्रेजेंट होता है जो कि छोटा सा साइड में निकला हुआ रहता है। फिर उसके बाद में ये जो आर्म है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन आर्म बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो ये लूप बना हुआ है एंटी कोडोन लूप, उसके ऊपर जो है एंटी कोडोन्स रहता है, जो कि क्या है,
जो mRNA पे कोडोन रहेंगे उसके जस्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये mRNA के कोडोन्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर? तो ये कोडोन रिकॉग्नाइज साइट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये जो स्टेम आपको देखने को मिल रहा है इसको DHU आर्म या डी आर्म के नाम से जानते हैं, और ये जो लूप होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, DHU लूप। ठीक है ना, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। क्लियर? तो इस तरीके से ये 4 आर्म्स रखता है और 3 लूप्स यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो आर्म है इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ से अमाइनो एसिड अटैच होता है। ठीक है? तो इस तरीके से ये है। बाकी और ज़्यादा इन राइबोसोम्स के बारे में, सॉरी राइबोसोम्स नहीं, ये जो आरएनए है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ये अपना आरएनए कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं चारगाफ के रूल की। तो चारगाफ ने कुछ रूल दिए थे 1950 के अंदर। इरविन चारगाफ आया था और उसने डीएनए मॉलिक्यूल के लिए कुछ रूल दिए थे। तो वो क्या थे? सबसे पहला रूल क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स आर इक्वल। यानी ये कहना चाहता है कि प्यूरिन व पिरिमिडिन की मात्रा डीएनए में समान होती है। इसका मतलब ये है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो प्यूरिन होता है उसमें एडिनिन और ग्वानिन आता है, जबकि पायरिमिडीन के अंदर थाइमीन और साइटोसिन आते हैं। और मैंने हमेशा बताया कि जब एडिनिन आएगा तो उसके सामने हमेशा क्या रहेगा, थाइमीन रहेगा, और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितने जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं। यानी ए प्लस टी इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है। यानी प्यूरिन्स इक्वल टू पिरिमिडिन, प्यूरिन्स इक्वल टू क्या होंगे, पिरिमिडिन होंगे। तो पहला तो स्टेटमेंट ये है। सेकंड, ये क्या कहता था अपने रूल के अंदर, वो कहता था द अमाउंट ऑफ एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमीन and the amount of guanine is always equal to that of cytosine। यानी हमेशा A जो है वो T के बराबर होगा, एडिनिन हमेशा थाइमीन के बराबर होगा, और G हमेशा C के बराबर होगा, यानी ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के। यानी ये कहना चाहता है कि एडिनिन की मात्रा हमेशा थाइमीन के समान रहेगी तथा ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के समान रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखें तो इसने बोला कि द बेस रेशियो यानी A प्लस टी रेशियो G प्लस C में वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर बट इन कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। यानी ये बोलना चाह रहा है कि A प्लस टी, ठीक है, अपॉन G प्लस C जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है गिवन स्पीसीज के लिए। हाँ, अलग अलग स्पीसीज के लिए ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो रेशियो आएगा वो अलग अलग आएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में हमेशा ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है और लास्ट, द डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट्स अकर इन इक्वल प्रोपोर्शन। यस, अपने को पता है कि जो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, तो जो डबल स्ट्रक्चर होती है वो उसमें एकदम पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर रहती है, दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, इसलिए उनमें डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट कंपोनेंट्स भी क्या रहेंगे, दोनों स्ट्रैंड में सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मान लो ये जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड हो गया
और ये स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड हो गए। तो जितने इसमें राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो गए, उतने के उतने इस स्ट्रैंड के अंदर भी डीऑक्सी राइबो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो ये चारगाफ के रूल हैं, और इसी के बेसिस पे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अपने को पता है ए हमेशा टी के बराबर होता है, जी हमेशा सी के बराबर होता है, और ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी रहता है, और इनका जो रेशियो रहता है ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, वो क्या रहता है, किसी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट है। तो किन्हीं डीएनए के अंदर अपने को किन्हीं 2 की वैल्यू या किन्हीं 1 की वैल्यू दे दी जाए, जैसे एडिनिन की वैल्यू दे दी जाए और किसी की भी वैल्यू पूछी जाए, तो आप बता सकते हो। क्यों? कि एडिनिन की वैल्यू देख करके मान लो ऐसे बोल दिया जाए कि एडिनिन जो है वो 20% है, ऐसा बोल दिया, तो अपने को पता है एडिनिन 20% है, तो उतना का उतना एडिनिन के सामने क्या आता है, थाइमिन आता है, तो थाइमिन भी 20% है, तो टोटल कितना हो गया, 40%। रिमेनिंग बचा कितना, 60%, क्योंकि 100 में से तो 40 गया, 60 बच गया ना। अब 60 के अंदर क्या है, 60 के अंदर जी प्लस सी दोनों 60% है, और जी और सी दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किसी के बारे में मान लो इसने पूछा ग्वानिन कितना होगा, तो ग्वानिन हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है ग्वानिन और साइटोसिन दोनों कितने बराबर हो जाएंगे, 30-30 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या बराबर होते हैं। ये 60 है, जी प्लस सी 60 है, और जी और सी इक्वल होंगे, यानी 30 इसका और 30 इसका। तो किसी एक का दिया हुआ हो ना, परसेंटेज में आ जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो आप बाकी के भी बता सकते हो कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये आपका आरएनए और चारगाफ रूल कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आपका न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। क्लियर? थैंक यू सो मच।